Hello students, good morning all of you and welcome again to our class. Students, today we have some good topic and I think आप सभी इस चीज का वेट भी कर रहे होंगे कि अब कोरोना के चलते सीबीएसई ने कुछ एक सिलेबस कम किया है, रिड्यूस किया है कुछ एक सिलेबस। तो उस सिलेबस की सही जानकारी मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे के पास नहीं है। हाँ, एक डिलीटेड सिलेबस की हमारे पास एक लिस्ट आई थी, ठीक है, लेकिन उस लिस्ट को देख के बहुत सारे बच्चे पजल हो रहे थे और मेरे पास ये बातें भी आई कि सर एक्चुअली हमें सिलेबस का सही से नहीं पता। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेशली हम बात करेंगे डिलीटेड सिलेबस की, कि कितना डिलीट हुआ है सिलेबस और क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं। हम थ्योरी की भी बात करेंगे, प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे कि प्रैक्टिकल से कितना रिड्यूस हुआ है सिलेबस। तो आज का हमारा जो लेक्चर है मैंने स्पेशली डेडिकेट किया है, उसके बाद मैं स्टैटिक फ्रिक्शन भी पढ़ाऊंगा आपको, नो डाउट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं डिलीटेड सिलेबस पे कि कितना डिलीट हुआ है, क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास 10 यूनिट्स थी 11th में और वो 10 की 10 यूनिट बरकरार है। बहुत ही ज्यादा वो बिल्कुल माइन्यूट से चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए सीबीएसई के सिलेबस में 11th क्लास के लिए। देखो, मुझे पता है कि जब आप 10 से 11 में होते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस ऑफ क्लास 10 एंड क्लास 11। और मैं ये कहता हूँ कि क्लास 10th का सिलेबस आई थिंक बहुत ही कम होता है और क्लास 11th में जब हम नॉन मेडिकल या मेडिकल स्ट्रीम में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं पानी पी लूँ फिर बताता हूँ आपको आगे बात। और मैंने भी बहुत ये भी मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जिनके 10th में 90 प्लस 95%, 96%, 98, 99, ठीक है, क्योंकि तो 100 भी ले लेते हैं यार। परसेंटेज की आजकल कोई बात ही नहीं रही। हमारे टाइम में होता था कि पास आ गया तो लड्डू बंटते थे भाई, ठीक है। आजकल 98% आ जाओ तो कहते हैं कि तेरा ना 0.1 कम है ना, 0.1 और होता तो और बढ़िया होता। तो आजकल है ना बढ़िया की कोई हद नहीं है, ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा था वो 10th और 11th के सिलेबस के बारे में बातें कर रहा था। मैं कह रहा था कि 10th और 11th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब देखो क्या होता है कि जब बच्चा 11th में आता है तो बड़े बड़े स्कूल में होते हैं वो भी ढेर हो जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल बच्चे होते हैं वो भी बहुत अच्छे चल जाते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है इतने साल के एक्सपीरियंस में कि बहुत जो बच्चे जिनका नाम चलता होता है कि हाँ जी ये तो क्लास का सितारा है, ठीक है, इससे ऊपर तो बस भगवान का नाम है, वो भगवान के नाम भी धरे धराए रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं, क्या कारण है, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे। देखो, मैं आज आपको जो सिलेबस स्प्लिट अप बताऊंगा मैं उसमें आपको ये बात भी बताऊंगा कि केवल 2 यूनिट अगर आपकी अच्छी प्रिपेयर हैं तो आप पार निकल जाते हो। 2 यूनिट के सहारे, केवल 2 यूनिट आउट ऑफ 10, है ना। फिर भी क्या होता है ऐसा कि बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते। वो बात है मैनेजमेंट की। अगर अब देखो 11th क्लास में कंपटीशन का मतलब है क्या, चैलेंजेस। ये आपके सामने एक चैलेंज है, कंपटीशन है या नॉन मेडिकल है तो वो चैलेंज ही है आपके सामने। आप उस चैलेंज को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज पे डिपेंड करता है आपका सारे की सारे, मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो आपको अब डिफाइन करेगा, ठीक है। तो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए और अपने अंदर ये बात जरूर लेके आइए कि यस वी कैन डू, तो फिर आप कर जाओगे, आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है, ठीक है। आज देखो बच्चों, मैं आपके सामने 10 यूनिट्स इसका सिलेबस लेके आया हूं सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे किस पे, इनके प्रैक्टिकल्स पे, ठीक है। तो जो बच्चे अब लाइव हुए हैं वो बच्चे प्लीज आप साथ साथ मेरे सिलेबस के साथ हम डील करेंगे, आप देखते जाइए। हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकंड यूनिट है हमारे पास काइनेमेटिक्स, थर्ड यूनिट है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ यूनिट है हमारी वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी।
और फिफ्थ यूनिट है रोटेशनल मोशन, सिक्स यूनिट है ग्रेविटेशन, 7 यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, 8th यूनिट है थर्मोडायनामिक्स, 9th यूनिट है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड 10th यूनिट है ऑसिलेशन एंड वेव। देखो बच्चों, अब इन पूरे के पूरे सिलेबस में जो आपके सामने लिखा पड़ा है, इसमें बहुत ही कम टॉपिक डिलीट हुए हैं, या यूं कहें कि बहुत ही माइन्यूट से चेंजेस हैं इस सिलेबस में, या आप ये भी कह सकते हैं कि ना के समान यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट को देखते हैं तो उसमें से बेसिक बातें रिमूव की गई हैं, जो आप कह सकते हैं कि कोई चेंज के बराबर इसमें कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, ये फिजिक्स की डेफिनेशन थी, उसके स्कोप थे। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, जिसमें आपके पास फिजिकल लॉज थे, ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो ये के सारे लॉज हटे हैं। फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, उसकी ब्रांचेस वगैरह, और टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है। इसका फिजिक्स को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ेंगे और सोसाइटी के साथ कैसे जोड़ेंगे, ये चीजें आपकी रिमूव हुई हैं फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अब देखो, दूसरा है आपके पास काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में जो रिमूव हुआ आर्टिकल वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि ये सारे के सारे आर्टिकल कहीं ना कहीं आपने 9th क्लास में इनको स्टडी किया था। जो 9th क्लास में आपने स्टडी किया था वो सब कुछ काइनेमैटिक्स से हटाया गया है स्पेशली, ठीक है ना, वो सब कुछ हटाया गया है, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स में क्या क्या रिमूव हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिमूव हुआ है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिमूव हुआ है, और पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये आपका रिमूव हुआ है। अगर मैं यूनिट 3 की बात करूं, लॉज ऑफ मोशन की बात करूं, तो लॉज ऑफ मोशन जो आप पढ़ रहे हैं, न्यूटन के सारे लॉ यहां से हटा दिए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ क्यों हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये चीजें हमने 9th क्लास में स्टडी कर रखी हैं। जो 9th क्लास में हमने स्टडी कर रखा है वो सारी चीजें रिमूव हो चुकी हैं। इनर्शिया रिमूव हो चुका है, ठीक है, इंपल्स एंड मोमेंटम भी रिमूव हो चुका है। तो ये आर्टिकल हैं आपके लॉज ऑफ मोशन से जो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन जब आप पढ़ रहे हैं, देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे नहीं है कि आप इनकी एप्लीकेशंस नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है कि इन पे बेस होकर कोई बातें नहीं करी जाएगी। 100% श्योर इन पे बेस होकर बातें करी जाएंगी, कि न्यूटन के लॉ तो ऐसे लॉ हैं जो हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं आगे खड़े हो जाते हैं। जब हम लीनियर मोशन की बातें करते हैं तो ये बात श्योर है, और आप ये बात मेरी मान लो कि कोई भी सिचुएशन ऐसे नहीं आएगी जहां पे न्यूटन के लॉ ऑबे नहीं होंगे। जैसे कि आप अभी फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, तो फ्रिक्शन में भी तो न्यूटन का थर्ड लॉ आके बैठ गया, वहां पे भी उसने कह दिया कि फ्रिक्शनल फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, है ना। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूटन के लॉ हमने हालांकि इसने सिलेबस से हटाए हैं लॉज ऑफ मोशन से, बट ऐसा नहीं है कि इनकी एप्लीकेशन नहीं होंगी, ये एप्लीकेशन इनकी आएंगे, ये बात आप गांठ बांध के रख लो चाहे इस बात को, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इंपल्स और मोमेंटम, हाँ ये छोटे छोटे आर्टिकल थे, लेकिन बहुत ही कम आर्टिकल थे। आप ऐसे नहीं कह सकते बहुत बड़ा आर्टिकल हट गया फिजिक्स से, है ना, और मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार बहुत कुछ गया ना, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ नहीं गया, ठीक है, थोड़ा बहुत सिलेबस हटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इससे कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, वर्क, पावर, एनर्जी से कुछ भी नहीं हटा, एज इट इज है पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। अब देखो रोटेशनल मोशन, मैं आपको बता दूं कि लॉज ऑफ मोशन है, काइनेमैटिक्स है, वर्क, पावर, एनर्जी है, और रोटेशनल मोशन है, इनसे ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। आप कोई भी कंपटीशन आप लड़ोगे, चाहे आईआईटी है, जेईई, नीट है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल रहता है काइनेमैटिक्स का, लॉज ऑफ मोशन का, और वर्क, पावर, एनर्जी और रोटेशन का। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर हैं जिस बच्चे के टिप्स पे होते हैं, ये 4 चैप्टर्स, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन, ये चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जिन बच्चों के बहुत अच्छे प्रिपेयर होंगे
बिलीव मी वो कंपटीशन बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से क्रैक करेगा, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है रोटेशन की। वर्क पावर एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं है। रोटेशन में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस आती थी आपके सामने। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दो थ्योरम्स आती थी और उनकी एप्लीकेशंस आती थी। उनकी एप्लीकेशन पे बेस होकर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने होते थे, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फेरिकल शेल का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिलेंड्रिकल रोड का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टायर का, जहां रोटेशन होती थी ना, जो रोटेट कर सकते थे, उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते थे, चाहे कोई रिजिड बॉडी भी हो सकती है वहां पे, ऐसा सॉरी। तो रोटेशनल मोशन में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस एंड देयर एप्लीकेशंस, केवल एक आर्टिकल हटा है, ठीक है। ग्रेविटेशन जो है वो भी अच्छा चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है। 9th क्लास में हम पढ़ के आए इस चैप्टर को, तो हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती जब हम इस चैप्टर के साथ डील करते हैं। लेकिन हाँ बच्चा, एक बात आपको स्पेशली याद रखनी है कि 9th और 11th के सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 9th में आपने पढ़ा है तो हाँ जी 11th में ठीक है, ओके है, ऐसा नहीं है। अब आपको उन्हीं चैप्टर की एक एक्सटेंडेड फॉर्म, उसका लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ग्रेविटेशन से जो रिमूव हुआ है आर्टिकल, दैट आर्टिकल इज केपलर्स लॉ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। केपलर के लॉज थे, केपलर का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ थे, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बातें आती हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसको आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो सीबीएसई ने यही सोचा होगा कि कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में जी की वैल्यू है, जी के बारे में बच्चा जानता है, जी एक्सेलरेशन है, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी वर्ड जहां पे भी आएगा हम क्रॉस मार देंगे ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सिलेबस से हटा दिया तो हमारा वेट जो था वो m/g था, अब आप कहोगे जी तो नहीं है सर सिलेबस में, ठीक है, जी को हटाओ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जहां जहां ये अप्लाई होता है वहां वहां तो हमें इसे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो यही मान रहा हूं कि ये जो सिलेबस का रिडक्शन है, आई थिंक ये कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें कर रखी है ना। तो आप सिलेबस को कंप्लीट ही आपको पढ़ना पड़ेगा लगभग, ठीक है, लगभग। हाँ, ये 2-2 4-4 कोई आर्टिकल है जो पहले भी एक टीचर इतना ही स्ट्रेस, इतना ज्यादा स्ट्रेस हम देते भी नहीं थे इन चीजों पे, ठीक है। क्यों देंगे आप, केपलर के लॉ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाता था, छोटे छोटे टॉपिक थे, ठीक है। जनरली बता देते थे कि केपलर के लॉ ये होते हैं, ये कहता है कि मतलब सन के चारों ओर सारे के सारे उसमें एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, उसके टाइम का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस के क्यूब के बराबर होता है, ठीक है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। ये केपलर के 3 लॉ थे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों लॉ जनरल थे, कोई बड़े हैवी कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे, ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर ये चैप्टर बड़ा है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक आता है, हाइड्रोडायनामिक्स आता है, ठीक है, हीट के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसमें 4 to 5 चैप्टर्स बन जाते हैं आपके, 4 to 5 चैप्टर्स इस यूनिट के अंदर आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये अच्छा है, बड़ा है, बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो इस यूनिट में से कुछ चीजें रिमूव हुई हैं, कुछ चीजें, वो चीजें भी मैंने देखी हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनका भी कोई ज्यादा रोल तो है नहीं, है ना। इसमें एक इलास्टिक बिहेवियर है जो बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया जाता है, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है, शियर मॉडुलस है, पॉइजन्स रेशियो है, इलास्टिक एनर्जी है, लास्ट जो पार्ट है उसका हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर के मेथड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये सारी चीजें क्या हुई हैं, रिमूव हुई है। हालांकि इस चैप्टर से भी बहुत कुछ रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग जितने भी आर्टिकल हैं, चाहे वो हाइड्रोस्टैटिक के हो, चाहे वो हाइड्रोडायनामिक्स के हो, ठीक है, चाहे वो हीट टेम्परेचर से रिलेटेड हो, वो कहीं ना कहीं अच्छे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सीबीएसई ने जितने भी आर्टिकल्स रिमूव किए हैं, कहीं ना कहीं उनको टीचर भी पहले भी छोड़ता था, ऐसे आर्टिकल्स आपके रिमूव हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके सिलेबस में बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, ठीक है।
अब देखो यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से दो टॉपिक इन्होंने गायब कर दिए, एक है हीट इंजन और दूसरा है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर इन्होंने गायब किया है। ठीक है, उसके बाद देखो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कुछ नहीं हटाया इससे, पहले ही इतना कम था ये चैप्टर आपका। ये जो यूनिट है ये ऐसा यूनिट है कि आप 2 डेज 2 दिन भी नहीं लगेंगे आपको कंप्लीट करने में, 2 दिन में आप कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है, और लास्ट है हमारा ऑसिलेशन एंड वेव। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव में थोड़ा सा एक डॉपलर इफेक्ट, ठीक था ये आर्टिकल, अच्छा था, डॉपलर इफेक्ट हटा दिया, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक हटा दिया, बस ये है आपका डिलीटेड सिलेबस। ठीक है, इतने आर्टिकल डिलीट हुए हैं, तो आप ये मान के चले कि ना के समान, मैं तो कहूंगा कि ना के समान आपका सिलेबस डिलीट हुआ है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो अब आप मेरे को उसमें चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं, आपको क्या ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी आप मेरे को जरूर बताएं कमेंट करके अभी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इनकी प्रैक्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, इनका तरीका भी बताऊंगा कि कैसे ये पेपर बनाते होते हैं। ठीक है, आज हमारी ऐसी बातें चलेगी, तो आप बताओ कि क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ठीक है, अगर बेनिफिशियल है तो मैं आगे थोड़ा सा और भी बढ़ाता हूँ इन बातों को, अगर बेनिफिशियल ही नहीं है तो मैं सीधे नोट्स बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, बेनिफिशियल है ये आपके लिए कि नहीं है। ठीक है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए और फटाफट से मुझे बताइए कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी सिलेबस के बारे में। स्टूडेंट्स प्लीज, कुलविंदर, मनरीत को, ठीक है बेटा आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। निधि धीमा, सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा कैंसिल हुआ है? हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा, मोशन इन वन डायमेंशन कह सकते हैं बेटा इसको, है ना, मोशन इन वन डायमेंशन। रोमिका शर्मा, यस सर, ट्रूली हेल्पफुल, थैंक यू। सहज, यस सर, वेरी यूजफुल इन इंफॉर्मेशन। सहज 11A। विषम, ठीक ठीक, अच्छा सर, थैंक यू, थैंक्स, वेरी इनोवेटिव, यस सर, इट्स बेनिफिशियल। निधि, बेनिफिशियल, हाँ सिलेबस का पता तो होना चाहिए कम से कम ना, ये बात तो है बच्चों, सिलेबस का आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यस सर, ट्रूली हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। हरलीन चैल, यस सर, ठीक है बेटा, आप लोग सभी बच्चों ने नोट कर लिया ये चीजें या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? नवनीत कौर हेल्पफुल है ना? भारती, वेरी बेनिफिशियल, इंफॉर्मेशन इज बेनिफिशियल। विषम, ठीक है, हाँ जी, सभी बच्चों ने नोट कर लिया इस चीज को, नोट कर लिया हो तो फिर आगे बढ़े हम। हरलीन चैल, बताओ बेटा नोट कर लिया आपने? हरलीन, वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो मैं इसको रब करने वाला हूं। अब एक बात मैं बताने वाला हूं आपको, जो बात है प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल में 1920 में आपके पास 20 एक्सपेरिमेंट थे, 15 करने थे उसमें से, ठीक है। अब आपको 12 करने होंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स 12 आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, 12 एक्सपेरिमेंट्स। एक सेक्शन में से कम 5 एक्सपेरिमेंट आपको करने होंगे, 5 एक्सपेरिमेंट कम से कम करने होंगे, ठीक है। एक्टिविटी आपकी 14 होती थी,
एक्टिविटी यहां पे आपकी बढ़ा दी गई है, 6 एक्टिविटी करनी है आउट ऑफ 14। एक्टिविटी आपको 6 एक्टिविटी करनी है आउट ऑफ 14। देखो बच्चों एक्टिविटी बढ़ा दी इन्होंने, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट इन्होंने कम कर दिए, ठीक है। और इनका एवेल्युएशन जो होगा वो हो रहेगा, 2 एक्सपेरिमेंट पहले होते थे 8 मार्क्स के। एवेल्युएशन में आपके पास 2 एक्सपेरिमेंट्स, दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट होंगे 7 + 7 = 14 मार्क्स। 14 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट रहेंगे, फ्रॉम ईच सेक्शन एक एक एक्सपेरिमेंट आएगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका रहेगा 5 मार्क्स का। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका रहेगा 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपके पास रहेगा 5 मार्क्स के लिए। एक एक्टिविटी, एक प्रोजेक्ट 3 मार्क्स के रहेंगे। 1 एक्टिविटी 3 मार्क्स, 1 प्रोजेक्ट वो भी आपका 3 मार्क्स, और लास्ट होगा वाइवा, दैट इज 5 मार्क्स। टोटल करके देख लो 3 3 6 और 20, हाँ जी, टोटल हो गए आपके पास 30 मार्क्स। दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल के बारे में है बेटा, ऐसे रहेगा आपके सामने प्रैक्टिकल। दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस चेंज एंड मार्किंग स्कीम फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे मार्किंग आपकी रहेगी ये मैंने आपको बताया है। देखो बच्चों, जो आपका पेपर बनता है वो पेपर ऐसे नहीं बनता 11th का, उसकी कुछ एक इस पे कॉन्स्टेंट्स रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं। यहाँ पे रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, इन चीजों पे बात की जाती है। देखो आपके पास ये बातें आती हैं कि रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन कितने आएंगे 11th में, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितने आएंगे, क्रिएटिंग बेस्ड कितने आएंगे, एनालाइजिंग कितने होंगे, एवेल्युएटिंग कितने होंगे। तो ये सारी चीजें रहती हैं जिन पे बेस होकर क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। कि भाई हाँ याद करने वाले कितने हैं, ठीक है, रिमेम्बरिंग बेस्ड आ गया। अंडरस्टैंड आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ठीक है। एवेल्युएशन का क्या मतलब होता है कि एवेल्युएटिंग का मतलब होता है एवेल्युएट कितना करें हम, है ना। और एनालाइज करना तो आप समझ रहे हैं, एनालाइज करना, एनालाइज। और अप्लाई में होता है भाई आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो, है ना, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है। और क्रिएटिंग, खुद की क्रिएटिविटी भाई, ठीक है। तो इन पे बेस होके आपका क्वेश्चन पेपर बनता है ना। आपको लगता है सच में बनता है? नहीं होता है ऐसे, ठीक है। लास्ट में टीचर है ना अपनी मर्जी से बना देता है, लेकिन सीबीएसई का जो पैटर्न है वो पैटर्न यही है, ठीक है। सीबीएसई जो कहता है वो यही कहता है। हाँ नहीं कर पाते हम, मैं थोड़ा सा सीधा बोलता हूँ ये बातें, ठीक है। हम टीचर लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं भाई, कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सीबीएसई कहता है वो कहता है कि अब इस बार जो कहा है उसने वो ये बातें कही हैं कि रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस पे 38% डालो आप, ठीक है। अप्लाइंग और एनालाइजिंग पे 32% डालो आप, और एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग बेस आप 30% डालो आप, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्या करने हैं, मार्क्स देने हैं, ठीक है। और मैंने आपको वो बातें नहीं बताई कि आपके 1 2 3 चैप्टर के कितने मार्क्स के होंगे, 1 2 3 4 यूनिट, ठीक है। आप एक बार नोट कर लें इस चीज को, मैं बोलने वाला हूं। यूनिट 1 2 3 23 मार्क्स की आएगी। यूनिट 1 2 एंड 3 सीबीएसई कहता है कि इस बार इसे 23 मार्क्स के लिए रखना है। 23 मार्क्स का पेपर यहां से बनेगा, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से 23 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा।
यूनिट 4, 5, 6 से 17 मार्क का क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, 4, 5 एंड 6। 4 में आता है वर्क पावर एनर्जी, 5 में रोटेशनल मोशन, 6 में आता है ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 7, 8, 9, 20 मार्क्स की आती है। ठीक है, 20 मार्क्स की यूनिट आएंगी 7th, 8th और 9th। ठीक है, और ऑसिलेशन जो है वो अकेला 10 मार्क्स का आता है। हालांकि ऑसिलेशन एंड वेव लास्ट हमारा चैप्टर होता है, बहुत सारे टीचर इस चैप्टर को नेग्लेक्ट भी कर देते होते हैं। ठीक है, बहुत बार ये चैप्टर हो भी नहीं पाता स्कूल्स में ज्यादातर। ठीक है, लेकिन हाँ ये अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डल आर्टिकल है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, नहीं अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस स्टूडेंट्स। क्लास 11th में जो चीजें आपको फेस करनी है वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब आपको ये बातें आपने नोट कर ली मेरी ख्याल से, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर